Welcome back, children, once again. And here we are going to start a new topic, and the name of the topic is World Trade Organizations. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन का मतलब क्या होता है और ये क्यों अस्तित्व में आया और इसके क्या मुख्य उद्देश्य हैं, इसमें चर्चा करेंगे। World Trade Organization, it is an international organization formed by the initiative of some developed countries, and now it has 160 member countries worldwide till June 9, 2014. तो यह एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्था है जिसका निर्माण विश्व के विकसित देशों के द्वारा किया गया, और इस संगठन में 2014 जून तक 160 इसके कंट्री मेंबर थे, 160 देश इसके सदस्य थे। ये एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्था है और जो डेवलप्ड नेशंस के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। क्या पर्पस था? विथ ऑब्जेक्टिव टू प्रमोट इंटरनेशनल ट्रेड एंड असिस्ट द प्रोड्यूसर, एक्सपोर्टर एंड इम्पोर्टर ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। और यह इसकी स्थापना इस उद्देश्य के साथ की गई थी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा मिले और हर देश के एक्सपोर्टर, इम्पोर्टर और प्रोड्यूसर को डिफरेंट कंट्रीज के साथ अपना व्यापार करने में सुविधा मिले। तो विश्व व्यापार संगठन, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, विश्व के बहुत सारे देशों इसके सदस्य हैं और विश्व के विकसित देशों के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी उसके प्रयासों के द्वारा। और जून 2014 तक इसमें 160 देश सदस्य थे और इसकी स्थापना इस उद्देश्य से की गई थी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा मिले और साथ ही साथ हर देश के प्रोड्यूसर, एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर को अपना डिफरेंट कंट्रीज में ट्रेड करने की सुविधा मिले। तो विश्व स्तर की एक ऐसी संस्था, विश्व स्तर की ऐसी संस्था जो विश्व व्यापार को बढ़ावा देती हो और प्रोड्यूसर, एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर को डिफरेंट कंट्रीज में अपना ट्रेड करने की सुविधा देती हो, उसको सहयोग करती हो, वैसी संस्था का नाम है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट WTA वांट्स, आखिर WTA वांट्स जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी इच्छा क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इट वांट्स देयर शुड बी नो रिस्ट्रिक्शन फॉर एनीवन टू बाई और सेल एनीथिंग प्रोड्यूस्ड बाई एनीवन अराउंड द ग्लोब। तो विश्व व्यापार संगठन का ये मकसद है, उसका उद्देश्य है कि कोई भी नियंत्रण नहीं होना चाहिए किसी भी व्यक्ति के ऊपर खरीदने और बेचने के लिए, और जो कि संसार में कहीं भी उसको प्रोड्यूस किया जाए और संसार के किसी भी कोने में बेचा जाए, उस पर किसी तरह का रोक नहीं होना चाहिए। विश्व व्यापार संगठन का एक यही उद्देश्य है कि किसी के द्वारा कहीं भी उत्पादित वस्तु को किसी भी रोक टोक के बिना आसानी से विश्व के दूसरे देशों में, दूसरे जगहों पर उसे बेचा जा सके। Developing countries and WTO. Developing countries most of the times oppose the idea of free world economy and refuses to remove some barriers. लेकिन विकसित देशों के द्वारा जो ये संस्था की स्थापना की गई थी विश्व व्यापार को बढ़ावा देने के लिए, इसकी कुछ हद तक विरोध किया जाता है विकासशील देशों के द्वारा। वो बिल्कुल फ्री ट्रेड के विश्व व्यापार संगठन के जो उद्देश्य हैं कि देयर शुड बी अ टोटली फ्री ट्रेड अमंग ऑल द कंट्रीज इन द वर्ल्ड एंड देयर शुड बी नो रिस्ट्रिक्शन ऑन एनीबडी, एनी प्रोड्यूसर टू सेल इट्स प्रोडक्ट्स एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो इस चीज को वो क्यों विरोध करती है डेवलपिंग कंट्रीज? इंडस्ट्रीज इन डेवलपिंग कंट्रीज आर नॉट इक्वली डेवलप्ड टू द compete विद द लार्ज MNC। तो वी ऑलरेडी नो कि जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उसमें विकसित देशों की ही चलती है और विकसित देशों का ही उसमें बोलबाला रहता है और उन्हीं के प्रयास से इसकी स्थापना भी हुई थी। और चूंकि विकसित देशों की बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस हैं तो वो चाहती हैं कि हम डेवलपिंग नेशन में जाएं और वहाँ अपने उद्योग की स्थापना करें, इंडस्ट्री वहाँ लगाएं, अपना ट्रेड करें, क्योंकि उसको अपना मार्केट एक्सपेंशन करना है, उसको लार्ज कंज्यूमर्स चाहिए, एरिया चाहिए और उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है। तो MNC तो केवल अपने देश में माल बेचकर, सामान बेचकर उतना ना मुनाफा कमा नहीं सकती है। तो वो चाहती है कि जो विकासशील देश अपने अपने देशों में MNC को मतलब प्रवेश करने से रिस्ट्रिक्शन लगा के रखे हैं, वो रिस्ट्रिक्शन बिल्कुल हट जाए और MNC वहाँ जाकर अपना व्यापार कर सके आसानी से। लेकिन डेवलपिंग नेशन इसका विरोध इसलिए करती है क्योंकि MNC कंपनियों के स्तर का प्रोडक्शन उनकी देश की कंपनियां नहीं कर सकती है, उनकी देश की कंपनियां उसका अभी मतलब मुकाबला नहीं कर सकती है। एक तो कारण ये हुआ कि द companies of in developing nations are not capable enough to compete with the MNC. दूसरा कारण क्या है? इंडस्ट्रीज ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज who bears a heavy tax burden will not be able to compete with the large producer of developed countries supported by subsidies. डेवलपिंग कंट्रीज की जो इंडस्ट्रीज है उसको बहुत हेवी टैक्स भी अपने गवर्नमेंट को देना पड़ता है। चूँकि इंडस्ट्री है तो हर चीज़ पर टैक्स लगता है, तो इंडस्ट्री प्रोडक्शन पे भी टैक्स लगता है। तो जो डेवलपिंग कंट्रीज़ की जो इंडस्ट्रीज है उसको अपने इंडस्ट्री पर कुछ टैक्स देना पड़ता है गवर्नमेंट को। लेकिन मल्टीनेशनल कंपनियां हैं उनको
उस तरह का बर्डन नहीं है, टैक्स बर्डन, क्योंकि उनको गवर्नमेंट से बहुत सपोर्ट मिलता है, सब्सिडी मिलती है, अनुदान मिलता है, तो उनको उतना बर्डन नहीं रहता है, घाटा होने की संभावना नहीं रहती है। और ऐसी स्थिति में अगर एमएनसी आएंगी तो उनके देश में और चीप रेट में अपना माल बेचेंगी। तो इसलिए दो कारणों से डेवलपिंग नेशन अपोज करते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के फ्री ट्रेड के डिमांड को। अब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है फ्री ट्रेड है, ये फ्री ट्रेड का मतलब क्या होता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन किस तरह का फ्री ट्रेड चाहता है। दो WTO इज सपोज टू अलाउ फ्री ट्रेड फॉर ऑल, इन प्रैक्टिस इट सीम्स दैट द डेवलप्ड कंट्रीज हैव अनफेयरली रिटेन ट्रेड बैरियर्स। तो WTO फ्री ट्रेड की बात करता है कि हर देश अपने अपने बैरियर्स को हटा लें और एक दूसरे के बीच में आसानी से विदाउट रिस्ट्रिक्शंस ट्रेड हो सके, किसी भी प्रोड्यूसर को अपना माल बेचने में, एमएनसी को अपना माल बेचने में दिक्कत ना हो। लेकिन ये देखने में आया है कि डेवलप्ड नेशंस की जो कंपनियां हैं डेवलपिंग नेशंस में कुछ अनुचित तरीके से ट्रेड बैरियर को हटवा ली हैं, अपने फेवर में करवा ली हैं। On the other hand, WTO rules have forced the developing countries to remove trade barriers. An example of this is the current debate on trade in agriculture products. So how is MNC going to get the trade barrier removed in their favor, which is not totally fair? They have unfairly retained the trade barrier in their support. How is it going to be possible for them? It is totally going to be clear by a debate on एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। तो डेवलप्ड नेशंस की ये जो कंपनियां हैं, एमएनसी हैं, विकासशील देशों में जाकर किस तरह से अनुचित तरीके से अपने फेवर में ट्रेड बैरियर को हटवा लेती हैं डेवलपिंग नेशंस के से, ये एक आपके उदाहरण से क्लियर हो जाएगा। इसीलिए कह रहा है इज दिस फ्री एंड फ्री ट्रेड, क्या यह स्वतंत्र और उचित व्यापार का तरीका है? क्या WTO जो फ्री ट्रेड एंड फेयर ट्रेड की बात करता है, क्या WTO खुद इस तरह के ट्रेड के लिए सभी के साथ इक्वल ट्रीटमेंट करता है? देखिए, यू हैव सीन इन चैप्टर 2 दैट द एग्रीकल्चर सेक्टर प्रोवाइड्स द बल्क ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ GDP इन इंडिया। तो जैसा कि आपको मालूम है कि चैप्टर 2 में हमने पढ़ा था कि भारत में लगभग GDP में 18 से 20%, तो 18 से 20% तक अब एग्रीकल्चर का योगदान रह गया है। कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इन GDP इन इंडिया इज ऑलमोस्ट 18 to 20%, 18 से 20% रह गया। एंड एज फार एज द जनरेशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट इज कंसर्न इन एग्रीकल्चर सेक्टर, स्टिल 50% ऑफ इंडियन वर्कफोर्स आर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर सेक्टर। तो भारत में जितने भी कामगार हैं, जीविका के लिए लोग काम करते हैं, उसमें से 50% अभी भी भारत के लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में हैं। तो इंडिया में तो एग्रीकल्चर सेक्टर का बड़ा इंपॉर्टेंट है। बट अब देखिए अमेरिका के लिखते, कंपेयर दिस टू द डेवलप्ड कंट्रीज सच एज US विद द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन GDP it at 1% and its share in total employment is tiny 0.5% or 0.5%. And yet this very small percentage of people who are engaged in agriculture in US receives massive sums of money from the US government for production and for exports to other countries. तो जहाँ तक US का बात ले तो US में GDP में एग्रीकल्चर का मात्र 1% कंट्रीब्यूशन है और एम्प्लॉयमेंट में तो 1% से भी कम, मतलब 0.5% है। तो GDP में एग्रीकल्चर का US में 1% कंट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में 0.5% है। इंडिया में GDP में एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन 18% है और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में 50% है। तो बहुत ड्रास्टिक चेंज है दोनों में। लेकिन फिर भी only being 1% contribution in GDP and 0.5% in the employment generation, the US farmer receives massive sums of subsidies and money from the government. फिर भी US के किसानों को सरकार की तरफ से बहुत पैसों की सहायता मिलती है, अनुदान मिलता है कि वो अपना प्रोडक्शन कर सके और अपने माल को डेवलपिंग कंट्रीज में, विदेशों में बेच सके। ड्यू टू this money they receive, US farmer can sell the farm produce at abnormally low price। तो चूंकि US के फार्मर को बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट से सब्सिडी मिलती है, अनुदान मिलता है, तो ऐसी स्थिति में वो अपने प्रोडक्शन को डेवलपिंग नेशंस में सस्ते दाम में बेच सकते हैं। The surplus farm products are sold in other country market at low prices, adversely affecting farmers and these countries। तो जब वो अपने फार्म प्रोडक्ट्स को बहुत चीप रेट में डेवलपिंग कंट्रीज के मार्केट में बेचेंगे अमेरिका के फार्मर, तो फिर वो डेवलपिंग नेशंस के फार्मर को नुकसान होगा।
क्योंकि उनका तो माल उतना सस्ता हो नहीं सकता, क्योंकि उनको गवर्नमेंट से उतना सपोर्ट नहीं मिलता है. डेवलपिंग कंट्रीज आर देयर फॉर आस्किंग द डेवलप्ड कंट्रीज गवर्नमेंट, we have reduced trade barrier as per WTO rules, but you have ignored that rules of WTO and have continued to pay your farmer vast sums of money. You have asked our governments to stopping our farmers, supporting our farmers, but you are doing so yourselves. Is this free and fair trade? तो डेवलपिंग कंट्रीज कहती हैं WTO में कि आप, हम लोगों ने WTO के नियम के अनुसार बहुत सारे ट्रेड बैरियर हटा दिए हैं, और फिर भी डेवलप नेशंस जो हैं अपने देश के फार्मर को बहुत सब्सिडी दे रहे हैं, बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, और डेवलपिंग नेशंस के फार्मर को कहते हैं कि आप लोग अपने फार्मर को सपोर्ट मत कीजिए, उन्हें सब्सिडी नहीं दीजिए. तो हम आप लोग अपने देश के फार्मर को सपोर्ट नहीं करेंगे, सब्सिडी नहीं देंगे, तो उनका प्रोड्यूस मार्केट में महंगा रहेगा, तो बिकेगा नहीं. और आप WTO में आप लोग कहते हैं कि ट्रेड बैरियर हटा लीजिए, और आप लोग खुद ही अपने फार्मर को इतना सपोर्ट करते हैं, इतना पैसा देते हैं. एक तरफ तो हम लोगों को कहते हैं कि हम डेवलपिंग नेशंस को कहते हैं कि हम लोग अपने फार्मर को सपोर्ट ना करें, सब्सिडी ना दें, और डेवलप नेशंस आप लोग खुद अपने देश के फार्मर को खूब सपोर्ट करते हैं. तो इज इट ए फ्री एंड फेयर ट्रेड? क्या यही एक उचित और मतलब स्वतंत्र व्यापार का तरीका है? तो ये हम लोगों ने देखा इस तरह से कि हाउ डज द डेवलप्ड नेशंस आर गोइंग टू रिटेन सम ट्रेड बैरियर इन देयर फेवर. अब हम लोग नेक्स्ट मतलब वीडियो लेसन में पढ़ेंगे कि इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया. ओके.